दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और 11 स्पेशल के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया। वहीं कांग्रेस विधायक से अलग अलग मुलाकात कर विधायकों की बात भी सुनी। इस दौरान विधायकों ने अपनी पीड़ा से आरपीएन सिंह को अवगत कराया। देखिए क्या कुछ हुआ। 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने रांची आते ही सबसे पहले कांग्रेस कोटे से 4 मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान मंत्रियों से प्रदेश प्रभारी ने पूछा कि चुनावी घोषणा पत्र का एजेंडा कितना पूरा हो पाया। साथ ही आने वाले समय को लेकर भी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया गया। मंत्रियों का, हमारे विभागों का, हमारे साथ जो विभाग हैं उसका लेखा जोखा और पार्टी किस तरह से चल रही है उसके बारे में चर्चा हो। कोई लेखा जोखा नहीं लिया गया है, लेकिन चर्चा हुई कि कैसे अभी क्या हो रहा है, कोरोना पीरियड में कहाँ तक गए हैं हम लोग, और कोरोना पीरियड खत्म हो रहा है, अब क्या करना है आगे, इसी पर चर्चा हुई। जो 9 महीना हो गया है, मार्च के बाद कोविड-19 के चलते हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर भी अपना अपना विभाग में आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो में जो बात हम लोग ने जनता के बीच में जो रखे थे, उसका कितना प्रतिशत आप लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में कितना प्रतिशत काम किया है, उसका जो है उन लेखा जोखा ले रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह बीच बीच में हम लोग का भी लेखा जोखा लेना चाहिए। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद आरपीएन सिंह ने विधायकों के साथ एक एक कर बैठक की, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने अपनी बात प्रभारी तक रखी। विधायकों ने अपनी पीड़ा भी इस दौरान सुनाई। अंदर की बात है और आप जानते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन कैडर हैं पार्टी के बेहतरी के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए हम लोगों ने सुझाव दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर क्रियान्वयन भी होगा। आपकी जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो है हमारी पार्टी को एक जगह रखने की, और जो इतने दिनों में हमने मिस किया है या हमने कोरोना में क्या किया, उन सब चीज़ों पे जो है चर्चा हुई। और विशेषकर चर्चा थी कि कल हम लोग जो है इस धरने को कैसे एक सफल धरना बनाएं। आरपीएन सिंह का ये दौरा कई मायनों में अहम है। मंत्री विधायकों के साथ बैठक में जो बात उभरी है, उसे प्रदेश प्रभारी आने वाले दिनों को देखते हुए कुछ दिशा निर्देश भी देंगे। कैमरामैन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 भारत, रांची। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह झारखंड दौरे पर हैं। रांची एयरपोर्ट पर न्यूज 11 भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि बिल, किसानों की आवाज, इस पर कांग्रेस ही बनेगी। कल राजभवन मार्च में भी वो शामिल होंगे। आरपीएन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने। आरपीएन सिंह एक लंबे समय के बाद रांची पहुंचे हैं, क्या कुछ इनके दौरे का उद्देश्य, और जिस तरह से कल कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का राजभवन मार्च है, तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। सर, एक तो लंबे समय की वजह से, कोविड की वजह से आप नहीं आ पाए, अब आए हैं, तो इस दौरे में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, एक कार्यकर्ताओं से कुछ बात होगी, मंत्रालय, हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने क्या 6 महीने में कौन कौन से काम हुए हैं, विधायक गणों की क्या क्या समस्या रही हैं, और संगठन के कुछ लोगों से मिलूंगा। क्योंकि कोरोना का दौर अभी भी चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहेगा, कुछ लोगों से करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का वो रखते हुए एक कार्य किया जाएगा। और जो आपने बोला, कृषि के जो बिल हैं, 28 तारीख को हमारा एक धरना भी है, और महामहिम जी से भी एक उनको मेमोरेंडम देना है, तो उसमें भी हिस्सा लेंगे। संगठन विस्तार को लेकर, क्योंकि 2016 के बाद से झारखंड में कांग्रेस की कमेटी प्रदेश की नहीं बनी, उस पर भी चर्चा होगी। उपाध्याय जी, मैंने आपको कई बार बोला, ये सवाल आप मुझसे इलेक्शन से पूछते आ रहे थे। अब ऐसे कमेटी हमने गांव तक बना रखी है। अब जिस तरह का स्वरूप आप चाहते थे और जिस तरह का आप स्वरूप चाहते हैं, उस पर भी सजेशन लोगों से लेंगे और देखेंगे क्या बनेगा। इलेक्शन होना है, बेरमो में कांग्रेस का उम्मीदवार उतारना, उसको लेकर क्या रणनीति है? ठीक है, सब ये उसकी चर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष से हमारी उसमें वार्तालाप हुई थी। उन्होंने स्वयं दौरा किया था, और हमारा पूरा प्रयास है कि दोनों बाई इलेक्शन जो हमारी सरकार के हैं उसमें हमें विजय प्राप्त हो, अवश्य। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2 दिनों का ये जो दौरा है, इस दौरान वो संगठन के कामकाज के साथ साथ जो मंत्री झारखंड में कांग्रेस कोटे के, उनके कामों की भी समीक्षा करेंगे। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची।
झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने न्यूज 11 के साथ खास बातचीत में हर मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की, जहां उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट के चयन या फिर किस सीट पर कौन कौन सहयोगियों के प्रत्याशी होंगे, इस पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत कर फैसला लेने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस कमेटी का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र तक किए जाने की भी जानकारी दी। इसके अलावा इस कार्यकाल में कांग्रेस के मंत्रियों ने कितना काम किया, इसकी पूरी जानकारी भी उन्होंने ली। साथ ही ये भी जानकारी ली कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री कितना काम कर रहे हैं। तो झारखंड में कांग्रेस अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना जनाधार मजबूत करने की कवायद में जुट गई है, तो दूसरी ओर चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद भी चल रही है। कांग्रेस कोटे से मंत्री से मुलाकात कर आरपीएन सिंह ने कामकाज की प्रगति की जानकारी ली। चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में पार्टी नेता जो सरकार में शामिल हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी भी पूरी जानकारी ली गई। इसके अलावा कृषि बिल को लेकर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, झारखंड में पार्टी उस आंदोलन को लेकर कितना सक्रिय है और कितनी अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो रही है, इन सब की जानकारी भी झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने पार्टी नेताओं से मुलाकात कर ली। तो आरपीएन सिंह का ये झारखंड दौरा संगठन को मजबूत करने, पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करने और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में चल रहे आंदोलन को धार देने की एक कवायद। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस किन मुद्दों पर फोकस कर रही है। खासतौर पर झारखंड प्रभारी जब दौरे पर आए हैं तो बातचीत में तो उन्होंने कई विषयों पर बताया, लेकिन वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे विपिन। जी विपिन, रोकना चाहेंगे आपको, तकनीकी वजहों से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी दौरे पर पहुंचे हुए हैं और तमाम विषयों पर, खासतौर पर संगठन का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र तक करने को लेकर, होने वाले उपचुनाव में संगठन की क्या भूमिका होगी, सहयोगी दलों के साथ किस तरह का तालमेल होगा, प्रत्याशियों का अगर चयन करना हो तो वो कौन से प्रबल दावेदार होंगे, इन सब विषयों पर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से बातचीत होगी। इसके अलावा चुनाव के समय जनता से जो वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने में संगठन के नेता जो सरकार में शामिल हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी आरपीएन सिंह ने ली। वहीं बीते दिनों कांग्रेस में अंदर खाने जो खटपट की खबर सामने आई थी, तो किसी तरह का कोई विवाद ना हो, किसी विधायक को, किसी पार्टी नेता को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हर एक विधायक से अकेले में भी उन्होंने बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया जानी, ताकि अगर कोई विवाद है तो उसे पार्टी स्तर पर ही निपटा लिया जाए। तो आरपीएन सिंह का ये झारखंड दौरा संगठन की मजबूती, जनाधार बढ़ाने और किए वादों को पूरा करने के लिए पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक,
तो 2 दिनों का ये दौरा है आरपीएन सिंह का। 2 दिन वो झारखंड में रुकेंगे और यहां संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही सरकार में शामिल पार्टी नेताओं से भी वो तमाम विषयों पर फीडबैक लेंगे। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी घोषणा भी जल्द हो जाएगी, वो है बेरमो और दुमका, इन 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर संगठन की क्या भूमिका होगी, सहयोगी दलों के साथ किस तरह का तालमेल होगा और कांग्रेस के हिस्से अगर कोई सीट आती है तो उसमें पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार कौन होंगे, इन विषयों पर भी जरूर बातचीत होगी। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आरपीएन सिंह का फोकस रहेगा। जी विपिन। जी देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह रांची पहुंच चुके हैं और 2 दिनों का ये उनका जो रांची दौरा है, इस कड़ी में आज वो रांची आने के बाद सबसे पहले जो झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, जो 4 मंत्री, उनके साथ उन्होंने बैठक की और इस बैठक में उन्होंने तमाम वो फीडबैक लिया कि ये जो बीते 6 महीने का टेन्योर रहा है, इस दौरान सरकार कैसा काम कर रही है, मंत्रियों का परफॉर्मेंस कैसा है, जो सरकार की योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की जो कि कांग्रेस के पास है, उसमें योजनाएं कितनी तेजी से धरातल पर उतर रही है, इस मसले पर तमाम 4 मंत्रियों का फीडबैक लिया और साथ ही साथ रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है मंत्रियों को कि वो विस्तृत रूप से प्रभारी को एक रिपोर्ट सौंपे कि आखिर अब तक क्या कुछ काम हुआ। साथ ही साथ इस मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई उसमें इन बातों पर भी चर्चा हुई कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे उसको लेकर पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है, सरकार उसको लेकर क्या प्रयास कर रही है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो किसानों की कर्ज माफी की बात थी, एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने की जो बात थी उस पर चर्चा हुई और साथ ही साथ जिस तरह से जो कांग्रेस के अन्य एजेंडे थे, चाहे रोजगार या बेरोजगारी भत्ते की बात हो, उस पर भी चर्चा हुई और इस बात पर भी इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने प्रभारी को जानकारी दी कि क्योंकि कोविड के वजह से कई योजनाएं जो है वो धरातल पर नहीं पहुंच सकी है, समय पर लॉकडाउन की स्थिति थी और साथ ही साथ अब तक जो काम हुआ है, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मनरेगा के जरिए जो लोगों को रोजगार दिया गया उसकी चर्चा हुई, फूड सप्लाई मिनिस्ट्री की तरफ से जो लॉकडाउन के टाइम में जिस तरह से खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाई गई है उसकी जानकारी भी प्रदेश प्रभारी को मंत्रियों ने दी। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस के विधायकों से एक-एक कर मुलाकात की, उनसे बात की, उनसे जाना कि उनके क्या कुछ ग्रीवांसेस है और जिस तरह से बीते दिनों जो बातें उभर कर सामने आई थी कि कुछ विधायक पार्टी से नाराज चल रहे थे, तो ऐसे में हर विधायकों की बात को गंभीरता से प्रदेश प्रभारी ने सुना है। जो गिला शिकवे की बात थी उसकी भी जानकारी प्रदेश प्रभारी को है, लगातार वो दिल्ली से भी मॉनिटरिंग करते रहे हैं झारखंड को, तो विधायकों की बात उन्होंने सुन ली है, मंत्रियों की बात सुन ली है। कल क्योंकि कांग्रेस का एक देशव्यापी आंदोलन है कृषि बिल के खिलाफ, हर प्रदेश की राजधानी में राजभवन मार्च कांग्रेस को करना है, उसी कड़ी में रांची में होने वाले राजभवन मार्च में भी आरपीएन सिंह शामिल होंगे और ठीक कल दूसरे हाफ में जो संगठन के लोग हैं उनके साथ आरपीएन सिंह की बैठक होनी है। चाहे वो प्रदेश के जो नेता हैं, फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो तमाम संगठन के लोगों से बातचीत होगी। इस बीच बोर्ड निगम के बंटवारे की जो बात लगातार हो रही है उस पर भी आरपीएन सिंह चर्चा करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ। तो जो एक ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी अब होता जा रहा है आरपीएन सिंह का, क्योंकि जिस परिस्थिति से अभी देश गुजर रहा है और जिस तरह से हाल के दिनों में सरकार गठन होने के बाद से ही झारखंड जो था वो पहले बजट सत्र चल रहा था, उसके बाद से लॉकडाउन का समय आया और फिर अब धीरे धीरे चीजें जो है वो पटरी पर आ रही है। तो इन तमाम चीजों पर आरपीएन सिंह मंथन करेंगे, सरकार को मजबूती के साथ चलाने को लेकर और संगठन किस तरह से धारदार हो, मजबूत हो, तो और जो बातें बीच में उठी थी कि एक व्यक्ति एक पद की जैसी बातें हो, और इसी दौरान अचानक से आरपीएन सिंह के दौरे के बीच में डॉक्टर अजय की वापसी कांग्रेस में होती है और इसी समय कांग्रेस में चर्चा सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु के नाम के भी होने लगी है कि क्या कांग्रेस इन दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल कराएगी। तो तमाम जो मसले हैं इस पर चर्चा होगा। आगे के जो 2 दिन है जिसमें आरपीएन सिंह रांची में रहेंगे तो काफी महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी प्रदेश प्रभारी की। इस दौरान जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातें हैं, जो सरकार में सहयोगी घटक दल है उनको सब साथ मिलकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, किस तरह से सरकार और बेहतर गति से काम कर सके, इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा होनी है। इसलिए लिहाजा आरपीएन सिंह का यह दौरा जो है वो सरकार और संगठन दोनों को
देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल विपिन, एक और चीज, 2-3 दिन में उपचुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, तो ऐसे में संगठन की सहयोगियों के साथ क्या चुनाव में भूमिका होगी, क्या दावेदारी होगी, इस पर भी बात जरूर होगी। ये देखिए, दावेदारी की अगर बात है तो ये तय है कि जो 2 उपचुनाव होने हैं उसमें बेरमो में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और नाम भी लगभग तय है कि कुमार जयमंगल जो राजेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं, जिन्हें अनूप सिंह के नाम से जाना जाता है, उनको पार्टी अपने संबल पर बाई इलेक्शन लड़ाएगी, ये भी तय हो चुका है। लेकिन जो प्रक्रिया है पार्टी की, जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो प्रोसेस को पूरा करने के बाद जो उम्मीदवार है उसके नाम की घोषणा की जाती है, और क्योंकि बीते दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो बेरमो को लेकर भी मंथन होगा पार्टी के नेताओं के साथ, जो वहां के सराउंडिंग जिले हैं उनके अध्यक्षों के साथ, क्योंकि स्पष्ट प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो दोनों जो उपचुनाव हो रहा है उसमें एक बेहतर भूमिका में होगी। बेरमो खुद कांग्रेस को लड़ना है, जबकि जेएमएम का उम्मीदवार दुमका में होगा, तो ऐसे में वहां भी तालमेल किस तरह से बैठा के काम किया जाए, इस पर भी जो है बैठकों का दौर अभी देखने को मिलेगा। अभी आने वाला जो 2 दिन है वो झारखंड में कांग्रेस के राजनीति के लिए और कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जब हमारी बात हुई थी तो 2016 के बाद से झारखंड में कांग्रेस की अपनी प्रदेश कमेटी नहीं बन पाई है, वर्किंग कमेटी की बैठकें नहीं हो पाई है। ये जरूर है कि वर्किंग प्रेसिडेंट और जोनल कोऑर्डिनेटर के सहारे पार्टी ने चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन एक जो फॉर्मेट होता है पार्टी का तो उस पर भी चर्चा होनी है। और जिस तरह से बीच में बात उठी थी एक व्यक्ति एक पद का, तो उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा कि सरकार के साथ साथ संगठन किस तरह से झारखंड में अपना काम कर रहा है। धन्यवाद विपिन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में कांग्रेस को और मजबूत बनाने की ये कोशिश आरपीएन सिंह की, साथ ही चुनावी वादे जो जनता से किए गए थे उन वादों को पूरा करने को लेकर भी सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी जानकारी ली गई। केंद्र सरकार की नई कृषि बिल पर झारखंड में भी सियासी घमासान मचा है। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ वाम दलों ने भी कृषि बिल के खिलाफ आंखें लाल करनी शुरू कर दी है और केंद्र सरकार से हर हाल में इस कृषि बिल को वापस करने की मांग की गई है। कृषि बिल को जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों के लिए वरदान बता रहे हैं, उसी बिल को वाम दल किसानों का डेथ वारंट बता रहे हैं। वाम दल के नेताओं का कहना है कि किसानों के लिए ओपन मार्केट शुरू कर देने का मतलब ये होगा कि खेतों का निजीकरण और खेतों का मालिकाना हक एक प्रकार से बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने से किसानों के लिए बड़े पूंजीपति उनके खेतों की उपज को जिस भाव में खरीदना चाहेंगे वो उस भाव में बेचने को मजबूर होंगे। किसान लोगों को न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिलता है। किसान लोग लंबे समय से मांग करते रहे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर उत्पाद का लागत का 1.5 गुना लाभ मिले, वो कभी नहीं मिला। एमएसपी तय भी हुई, वो कम तय हुई, और इस अवस्था में जब प्राइवेट प्लेयर को पूरी तौर पर आप छूट देंगे तो किसानों को जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। ये डेथ वारंट ही है। सीपीएम ने तो इस कृषि बिल के वापस होने तक राज्य भर में आंदोलन करने की बात कही, साथ ही केंद्रीय स्तर पर अक्टूबर महीने में चरणबद्ध आंदोलन की बात कही है। सीपीएम नेता का कहना है कि आज नहीं तो कल बीजेपी नेताओं को भी समझ में आएगा कि मौजूदा कृषि नीति किसानों के लिए गला घोंटने जैसा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है और इससे तो किसान बर्बाद होंगे, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, पूरे कारपोरेट घराने जो हैं कारपोरेट खेती के नाम पर किसानों की जमीन लूटेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो एक प्रोटेक्शन देता था उपभोक्ताओं को, आपने उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। तो ये जो है पूरे तरीके से केवल किसान विरोधी नहीं है, इस देश की आम जनता के विरोध में है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कृषि बिल का विरोध किन वजहों से हो रहा वो भी आपको बताते हैं। नई नीति में किसानों को ओपन मार्केट में फसल बेचने की छूट दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अगर कोई बड़ा पूंजीपति लागत से कम पर फसल खरीदना चाहे तो किसान चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएगा। बाजार समिति जैसे संगठन इस बिल से कमजोर हो जाएंगे। किसानों के साथ फसल उगाने से पहले ही पूंजीपति अनुबंध कर सकेंगे, जो किसानों के खिलाफ होगा। नए बिल में कई उत्पादों को जमा करने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
दाल, तेल, प्याज जैसी आवश्यक चीजों के भंडारण पर रोक अब नहीं होगी। यह उपभोक्ताओं पर असर डालेगा। कुछ हद तक यह भी मान लें कि कृषि बिल किसानों के हित का ख्याल रखता है, तो भी किसानों को यह समझाने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। रांची पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने न्यूज़ 11 से खास बातचीत में सिद्धो कान्हो के वंशज की हत्या की सीबीआई जांच की अनुशंसा को बीजेपी और अन्य संगठनों की मांग पर सरकार की सहमति बताया। साथ ही हेमंत सरकार पर विधि व्यवस्था बहाल रखने में नाकाम होने का आरोप लगाया। उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश ने। पार्टी के झारखंड प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी दिल्ली से लौटे हैं। एयरपोर्ट पे हम इनसे बात करते हैं। कैसा रहा सत्र? आपका पहला था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा अनुभव भी आया, लेकिन एक कटु अनुभव भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से झारखंड के लाल हरिवंश जी जो डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा में, उनके साथ जिस प्रकार का काम कांग्रेस के मित्र, विपक्षी दल के मित्र किए हैं, वो बड़ा ही अपराधजनक था। और संसद राज्य अपर सदन की, ऊंची सदन की छवि को धूमिल करने का भी हमने आंखों से देखा है कि किस प्रकार कांग्रेस के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते, विपक्षी दल के लोग किस प्रकार से राज्यसभा में लोकतंत्र का हत्या कर रहे थे। पहला अनुभव ही खट्टा मीठा रहा। निश्चित तौर पे दोनों प्रकार के अनुभव रहे। एक तो वहाँ पर स्थितियाँ ऐसे क्यों उत्पन्न हुई? एक तो अनुभव आया कि वो ज्ञान का सागर है, तो दूसरे तरफ ऐसे लगा कि कांग्रेस के लोग और विपक्षी दल के लोग वहाँ पर मल्लयुद्ध कर रहे थे। ये बड़ा ही शर्मनाक था और विपक्षी दल लोकतंत्र की मर्यादाओं को वहाँ पर तार तार करने का काम किया। मैंने हिते के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने मन की बात की और मन की बात उन्हें अच्छी लगी। इसमें आत्मनिर्भर भारत और सभ्यता संस्कृति की भी उन्हें झलक मिली। पीएम नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को अपने मन की बात करते हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो भारत की अर्थव्यवस्था, सभ्यता और संस्कार से जुड़े हैं। रांची महानगर कार्यालय में जिला अध्यक्ष के गुप्ता और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनके मन की बात सुनी। हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। और निश्चित रूप से उन्होंने बताने का काम किया कि पहले किसान और खेती किस प्रकार से होता था और आज मंडियों से किसानों को फ्री करके मोदी जी ने एक रास्ता दिया है किसानों को कि अपनी आमदनी को किस प्रकार से दुगना कर सके, किस प्रकार से खेती किसानी से भी किसान आगे बढ़ सकते हैं, यह आज मोदी जी ने बताया। और दूसरी बात, उन्होंने संस्कृति और सभ्यता की बात, संस्कार और संस्कृति की आज बात की है कहानियों के माध्यम से। निश्चित रूप से मोदी जी के जो मन की बात होती है, कुछ न कुछ हम सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए ज्ञान का विषय होता है कि भाई कुछ न कुछ मोदी जी के मन की बात से हम सारे लोग सीखने का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी ने विश्व के कुछ देश में भारत की संस्कृति के विषय में जिज्ञासा की बातें भी सुनाई। उन्होंने कृषि बिल के फायदे और कथावाचन यानी स्टोरी टेलिंग पर भी प्रकाश डाला और इसके पारिवारिक महत्व की भी चर्चा की। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत मूल बातें हम लोगों को बतलाई है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना महामारी से बचने के लिए हम लोग हर वो सावधानी को अपनाने की बात वो कहें जब तक कोई दवाई नहीं निकल जाती है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो किसानों के लिए उन्होंने जो बड़ा कदम उठाया है, न सिर्फ किसान बल्कि मजदूर बल्कि इस देश का एक एक व्यवसायी भी आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, इस कोरोना महामारी ने जो जीवन को नया ढंग से जीने का जो रहस्य बताया है, उसमें हम एक एक भारतीयों का यह दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को स्पष्ट एक संदेश दिया है कि हर एक व्यक्ति को
आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में अपनी ओर से भूमिका निर्वहन करनी चाहिए। जो राष्ट्र के प्रति एक एक आदमी का जो श्रम शक्ति है, जो धन शक्ति है, उसको संचित करके हम अपने देश को आत्मनिर्भर कैसे बना सके, इसके लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना चाहिए। बीजेपी महानगर कार्यालय में पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुने और उनके संदेश की प्रशंसा की। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन हृदय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल के बेशक कई प्रकार के सकारात्मक असर रहे हों, लेकिन इस कोरोना काल ने लाल झंडे को हाईटेक कर दिया है। बरामदे में बैठकर बड़े बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने वाले कॉमरेड अब वेबिनार करने लगे हैं और ये अंदाज पूरे देश में एक साथ जुड़ रहा है। हवाई चप्पल और सामने लैपटॉप पर वेबिनार, ये कॉमरेडों का वह हाईटेक अंदाज है जिसने कॉमरेड के अंदाज को पूरी तरह से बदल दिया है। अब कॉमरेड लैपटॉप खोलते हैं और सीधे अपने पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों से जुड़ जाते हैं। आप इसे कोरोना का सकारात्मक परिणाम कह सकते हैं। अब तक कॉमरेड ऐसी चीजों से दूर रहते थे, लेकिन पूंजीवाद को कोसते कोसते कॉमरेड अब ऐसे ही हाईटेक अंदाज से अपने आप को अपडेट करने लगे हैं। समय की जरूरत है और इस समय की ज़रूरत के आधार पर हम जो आधुनिक संचार साधन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ज़मीन से कट गए हैं। अभी वाहन नहीं चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का अभाव है, जाने में असुविधा है, कोविड का आतंक है, तो इसलिए हम इस आधुनिक संचार साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। नई पीढ़ियों को यही लगता है कि हाईटेक अंदाज से जुड़े बिना अब ना तो लाल झंडे की राजनीति हो सकती है और ना ही आंदोलन को उस मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है जिसकी मांग दुनिया भर में है। जैसे कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, तो अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है, वीडियो में कुछ दिक्कत होती है, तो उसमें मैं हेल्प करती हूँ इन लोगों को, ताकि ये सब अच्छे से मीटिंग कर पाए और सब चीज़ अच्छे से हो सके। तकनीक से जुड़ना बुरी बात नहीं है। अच्छा ये देखकर लग रहा है कि कॉमरेड अब लाल झंडे के नीचे तकनीक को भी सहारा दे रहे हैं। शायद यही अंदाज युवाओं को वाम दलों की तरफ जोड़कर ले जाएगा। पैरों में हवाई चप्पल और सामने लैपटॉप। तो बदलते समय के साथ जरूरत के हिसाब से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन दूसरी ओर जरूरत के हिसाब से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया जाना किसी भी तरह से सकारात्मक स्थिति नहीं कही जा सकती है। दरअसल राजधानी रांची अपनी जिस हरियाली के लिए जानी जाती है, उस पर कुछ लोगों की नजर लग गई है। धुरवा से स्मार्ट सिटी की ओर जाने वाली सड़क का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अफसरों ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर डाली। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय लाल। राजधानी रांची, खासकर हटिया का इलाका हरे भरे पेड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में वन विभाग और स्मार्ट सिटी की शायद इस इलाके पर नजर लग गई है। पूरा का पूरे इलाके में पेड़ों की कटाई हो रही है। हालांकि यह पेड़ों की कटाई वन विभाग की अनुमति से हो रही है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों में इसे लेकर काफी विरोध है। अब तक 400 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे सीधे प्रोजेक्ट भवन यानी कि स्मार्ट सिटी को मिलाता है। और हमारी बाईं तरफ का जो इलाका है, मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो इलाका है, ये इलाका धुरवा बस स्टैंड की तरफ ले जाता है इस सड़क को, और इसी सड़क को स्मार्ट सिटी से मिलाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा ये सिंगल रोड हुआ करता था, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिंगल रोड हुआ करता था। इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बेहद ही कम होती है, क्योंकि जिसको धुरवा जाना है वो धुरवा गोलंबर से सीधे धुरवा चला जाता है, और जिसको प्रोजेक्ट भवन स्मार्ट सिटी जाना होता है वो धुरवा गोलंबर से बाईं तरफ की सड़क को पकड़ता है। लेकिन पता नहीं वो कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी परियोजना है जिसे लेकर पूरा का पूरा 400 पेड़ों को अब तक काट दिया गया है, और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है। देखेंगे पूरा का पूरा इलाका पेड़ों से भरा पड़ा था। हरे हरे पेड़ थे, यूकेलिप्टस के पेड़ हुआ करते थे,
लेकिन पूरे पेड़ को एक तरह से काट दिया गया है। और अभी भी जितने आप पेड़ों को देख रहे हैं, आने वाले दिनों में इन पेड़ों को भी काटा जाएगा। कल शनिवार को कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन विरोध की आवाज को अनसुनी कर दी गई। लिहाजा अभी भी इस इलाके के लोग डरे हुए हैं कि यदि ऐसे ही पेड़ों की कटाई होती रही तो पूरा का पूरा हटिया, पूरा ध्रुवा कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो जाएगा। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ बने हुए हैं, मौके पर वो गए थे, उन्होंने हालात को देखा। 400 पेड़ अभी काट दिए गए हैं और यही नहीं 1600 पेड़ अभी और काटे जाने हैं। अजय, आपने जो वहां जाकर देखा, क्या स्थिति बनती दिख रही है और आने वाले वक्त में जब 1600 पेड़ और काट दिए जाएंगे तो क्या हालात होंगे? देखिए दीपक, जिस सड़क को डबल किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, उस सड़क का कोई मतलब ही नहीं था। वो बरसों पहले सड़क बनाई गई थी और उस सड़क से गाड़ियों की आवाजाही लगभग नहीं के बराबर होती है। पूरे 24 घंटे में मात्र 10 से 12 गाड़ियां ही गुजरती है। उस सड़क को चौड़ीकरण के बहाने करीब 2000 पेड़ों का काटा जाना, आप कह सकते हैं कि पेड़ों की हत्या है ये पूरी तरह से। और जिस स्मार्ट सिटी को जोड़ने के लिए इस सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, पहले से ही कई ऐसी सड़कें मौजूद हैं जहां से स्मार्ट सिटी में जाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं अधिकारियों को कौन सा वो टॉनिक काम आता है कि ऐसे ऐसे फैसले बोल लेते हैं जिससे लोगों का सीधा जुड़ाव होता है। 400 पेड़ों का काटने जाने का मतलब है कि पूरे ध्रुवा इलाका को आप कंक्रीट का जंगल बनाने जा रहे हैं। ये बातें सरकार के संज्ञान में है या नहीं, यदि है तो सरकार ने क्या कुछ सोचा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी वहां पे कई पेड़ों को काटे जाने की प्लानिंग है, योजना है। हालांकि वन विभाग ने इसकी अनुमति बेशक दे दी है, लेकिन ये सोचना होगा कि जिस इलाके में पेड़ काटे जा रहे हैं उस इलाके की पहचान ही खत्म हो जाएगी। पूरा का पूरा ध्रुवा इलाका जहां पर एचईसी की कई फैक्ट्रियां हैं, वहां से धुएं निकलते हैं। ये बरसों पहले पेड़ लगाए गए थे और इन पेड़ों को विशाल होने में 25-30 साल का वक्त लगा, लेकिन काटने में मात्र 2.5 दिन का वक्त भी नहीं लगा दीपक। पूरे पेड़ काट के गिरा दिए गए और लकड़ियों को ले जाया गया। और अभी भी उम्मीद की जानी चाहिए प्रकृति को भुगतान करना पड़ता है अजय, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है, अगर ये भी दलील सरकार की ओर से दी जाए कि बढ़ती आबादी और बढ़ते क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक था, तो अब इसकी क्षतिपूर्ति भी तो की जानी जरूरी है। तो क्या सरकार पेड़ लगाने पर भी विचार कर रही है? जिस विभाग ने पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया, क्या उसने और पेड़ लगाए जाएं ताकि क्षतिपूर्ति हो सके, इसका भी कोई ऑर्डर दिया है? देखिए दीपक, जहां पर ये पेड़ काटे गए हैं कोई वहां पर आबादी नहीं है। पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कि एक सिंगल रोड हुआ करती थी जिससे कि ध्रुवा के इलाके को बिजली बोर्ड होते हुए प्रोजेक्ट को वो सड़क निकाल देती थी। उससे कई बड़ी सड़कें प्रोजेक्ट की तरफ जाने के लिए मौजूद है, लेकिन पता नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सड़क के चौड़ीकरण का कोई मतलब कम से कम मुझे समझ में नहीं आता। अफसरों को समझ में आ रहा होगा, क्या उनके पास इसके लिए विजन है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड के बारे में कहा जाता है कि जब तक कोई बड़ी घटना ना हो तब तक शायद अफसरों की जो व्यवस्था है वो शायद नहीं सुनती। मुझे लगता है कि वहां आसपास के लोगों ने, जो वहां के पुराने निवासी हैं, मूल निवासी हैं, कल उन्होंने विरोध किया था कि पेड़ ना काटे जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। मुझे लगता है कि और पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, पूरा का पूरा ध्रुवा इलाका मुझे लगता है कि पेड़ विहीन हो जाएंगे आने वाले दिनों में दीपक। चिंताजनक स्थिति है। धन्यवाद अजय, ताजा स्थिति से हमें और हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। तो ये स्थिति है, ये जो नुकसान अभी होगा इसका अभी तो असर देखने का ही, आने वाले समय में इसका और भी गंभीर असर हमें ही भोगना पड़ेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से शादी के नाम पर धोखा किया गया। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। एक शख्स जिसने कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आने और फिर ठीक होने के बाद भी समाज के बहिष्कार को इस कदर झेला कि परेशान होकर उसने देहदान का निर्णय लिया, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर इस खबर को दिखाने का असर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर। कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने के बाद भी समाज ने किया बहिष्कार। समाज के बहिष्कार से परेशान होकर किया देहदान। खबर दिखाए जाने के बाद हुआ असर। गुमला के रहने वाले युवक का कोरोना जांच रिपोर्ट 19 अगस्त को पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही समाज के लोगों की नजरें भी बदल गई। कोरोना संक्रमित युवक का लोगों ने बहिष्कार कर दिया। चाचा की मौत पर उनके श्राद्ध क्रम में भी शामिल होने नहीं दिया गया। हद तो तब हो गई जब बहिष्कार झेल रहे युवक की मौत की भी खबर उड़ा दी गई। समाज के बहिष्कार से परेशान युवक ने जीने की आस छोड़ दी। रिम्स में प्लाज्मा दान कर किसी को जिंदगी देने पहुंचा युवक अपना देहदान करने का निर्णय ले बैठा। 10 से 11 दिन मुझे रहना पड़ा। उससे 10 से 11 दिन में मुझे मेरे समाज, मेरे परिवार, मेरे व्यक्ति कहीं भी मुझे खोजबीन नहीं कर पाए, खोजबीन तक नहीं किए। उनको लगा कि शायद ये मर जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो बाय द वे आप हमको अगर मार भी देते हैं तो मेरा बॉडी तो किसी का काम आ जाएगा ना। जिंदगी से निराश युवक की खबर जब न्यूज़ 11 भारत पर दिखाई गई तो खबर का असर भी दिखा। बहिष्कार झेल रहे युवक के प्रति लोगों का नजरिया बदला। समाज ने न सिर्फ उसे एक बार फिर से अपनाया बल्कि उसकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे इसकी भी व्यवस्था की। कल तक जो लोग बहिष्कार कर रहे थे आज उसी के दुकान पर बैठकर फास्ट फूड का लुत्फ उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे सहयोग करने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें मेरे थाना प्रमुख जो सीसई के हैं माननीय मंडल जी और मेरे विधायक प्रतिनिधि जो मेरे दोस्त हैं प्रकाश उरांव और साथ मेरा ये दोस्त जो मेरे साथ हरदम खड़ा रहा। आज मीडिया के हर वो व्यक्ति का जिन्होंने मुझे अपने तरीके से और अपने तरीके से मुझे आगे बढ़ाया, मुझे हर तरह का हेल्प दिया, मैं उन्हें पूरा तरह से धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही लेकिन नई जिंदगी देकर बहिष्कार कर रहे लोगों ने वाकई मिसाल पेश की है। ऐसे में जरूरत है कि समाज का नजरिया बदले, जिसके लिए न्यूज़ 11 भारत भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि एक आदर्श समाज का निर्माण हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण और गुमला से रणधीर की रिपोर्ट। कोरोना भले ही संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन ये लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती और अगर लोग ऐसा करते हैं तो वो संक्रमित व्यक्ति का मनोबल ही तोड़ते हैं और मनोबल अगर टूट जाए तो फिर कोरोना संक्रमण को हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पूरे परिवार का अगर साथ व्यक्ति के साथ बना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस व्यक्ति की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है वो व्यक्ति किस कदर टूट गया था ये जानेंगे। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस व्यक्ति से बातचीत की, ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। उनसे जानते हैं कि अगर परिवार वाले मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ दें तो व्यक्ति किस हद तक टूट जाता है। जी सत्यव्रत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है वैसे में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है वैसे में उसका जो सबसे बड़ा हौसला होता है वो उसका परिवार होता है, समाज के लोग होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो दोस्त हैं वो होते हैं। लेकिन वैसे विकट घड़ी में अगर परिवार के लोग ही साथ छोड़ दें तो शायद इस महामारी से वैसा व्यक्ति जो कि कोरोना का संक्रमित है, पहले से मानसिक रूप से परेशान है, वो शायद इस पर विजय नहीं पा सकेगा। मैं आपको बताता हूं दीपक कि जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, गुमला सिसई का रहने वाला जो युवक है, वो मुझे 16 सितंबर को रिम्स में मिला था। युवक काफी सीधे साधे तरीके से रिम्स के ब्लड बैंक पहुंचा था और उसने अपना प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई थी।
जैसे उस युवक को पता चला कि रिम्स में एक बच्ची है जो कि विकलांग है, संक्रमित है और उसे प्लाज्मा की जरूरत है, प्लाज्मा का जो ब्लड ग्रुप था वो इस युवक से मिलता था और इस बात की जानकारी मिलने के बाद युवक सीधे रिम्स पहुंचा था। उसने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और उसे यह तक नहीं पता था कि जो बच्ची है वो कौन है, कहां की रहने वाली है। बस जिला प्रशासन के तरफ से उसे एक फोन गया था कि आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं, आपका टाइटल जो है वो बेहतर है, आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और एक बच्ची है जो कि अपाहिज है, जिसे प्लाज्मा की जरूरत है। और उसके बाद जो यह युवक है वो सीधे सिसई गुमला से जो है रिम्स ब्लड बैंक पहुंचता है और वहां अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। मैं भी उस वक्त था, खबर संकलन कर रहा था। उस दौरान मेरी नजर जो है वो उस युवक के एक आवेदन पर पड़ी जिसपे यह लिखा था कि वो अपना जो शरीर है वो दान देना चाहता है। मुझे लगा कि आखिर क्या हो सकता है, एक युवक है, घर परिवार होगा, सामाजिक युवक है, शायद इसीलिए किसी को भी प्लाज्मा देने चला आया। मैंने जब जानना चाहा, काफी जो है जो इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, तो बहुत देर बाद इस व्यक्ति ने बताया कि यह कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था, सिसई गुमला का रहने वाला है, रिम्स के कोविड वार्ड में इसका इलाज हुआ था और जैसे ही इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी इसे उसके घर भेज दिया गया था रिम्स के एम्बुलेंस के माध्यम से। लेकिन वहां के जो लोग थे वो इससे घृणा करते थे। जिस सड़क पर यह युवक चला करता था वहां से लोग आते जाते नहीं थे, रास्ता अपना बदल लेते थे। एक मित्र था जो कि होम क्वारंटीन के टाइम में इसे खाना पहुंचाया करता था, यहां तक कि समाज के लोगों ने यह तक कह दिया था उस युवक के दोस्त को कि अगर वो उसे खाना पहुंचाएगा तो ठीक बात नहीं होगा, जिसके बाद उसका दोस्त भी जो है वो मजबूरन खाना नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन देखिए वही समाज के लोग, काफी खुशी होती है दीपक कि वही समाज के लोग जब जागरूक हो जाते हैं तो इस युवक को, आज जिस युवक ने अपना खुद का रोजगार शुरू किया है, नए रोजगार के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की है, उसमें सबसे ज्यादा जो सहायता है उसी समाज के लोगों ने किया है। सबसे पहले सिसई के जो थाना प्रभारी हैं एसएन मंडल, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, समाज के लोगों को समझाया कि कोरोना जो है वो अब इस व्यक्ति में नहीं है और कोरोना में इस तरह से छुआछूत जो है वो नहीं किया जाए। युवक ठीक हो चुका है और ये भी अपनी जिंदगी को जी सकता है, समाज में रह सकता है। वहां के जो विधायक हैं स्थानीय सिसई के, उनके जन प्रतिनिधि हैं प्रकाश उरांव, उन्होंने लोगों को समझाया, समाज के लोगों को जागरूक किया। और उसके बाद देखिए वही समाज के लोग जो इसका बहिष्कार किया करते थे, उसी समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, पैसे से मदद किया और युवक को जो है के लिए जो है वो व्यवसाय का उपाय लगाया गया, फास्ट फूड सेंटर की शुरुआत की गई। और अब वही लोग जो कि उस व्यक्ति से घृणा किया करते थे अब उस दुकान पर जा रहे हैं और आसानी से चाउमीन चिल्ली जो है। एक महत्वपूर्ण चीज भी जानना चाहेंगे, क्या परिवार वालों के साथ ये युवक अब भी है? नहीं देखिए, बिल्कुल अपने परिवार के साथ है। इसने बताया था कि जब यह कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था, ठीक हो गया था, अपने घर चला गया था, होम क्वारंटीन में था, उस वक्त उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी और उसे जो है वो मृत्यु में जो शामिल नहीं किया गया था, जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है उसमें शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यह कोरोना का संक्रमित है और जो संक्रमण है वो फैला सकता है, जबकि उसका रिपोर्ट निगेटिव आ गया था, इसलिए उसे रिम्स प्रबंधन ने उसे उसके घर भेजा था। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी थी, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यह कोरोना था और अब इसका कोरोना जो है वो ठीक हो चुका है। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। सबसे ज्यादा जो शुक्रिया अदा करना होगा दीपक, वो थाना प्रभारी सिसई और जो सिसई के जो विधायक हैं उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोग जागरूक हुए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। ये डरने वाली बात नहीं है, इसका डटकर सामना किए जाने की जरूरत है और संक्रमित व्यक्ति को अकेला छोड़ना, उसके मनोबल को तोड़ना होगा। ऐसे में पूरा परिवार अगर मानसिक तौर पर भी संक्रमित के साथ रहे तो वो डटकर इस बीमारी का सामना करेगा और जीत कर लौटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत इस रिपोर्ट के लिए, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात उस व्यक्ति की जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल भी लड़कियों को छलने के लिए करता है।
रांची में धोखे से की गई शादी का एक मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब उस व्यक्ति के पत्नी ने उसका मोबाइल देखा और मोबाइल के व्हाट्सएप कॉलम में एक वीडियो उसे नजर आया। देखिए पूरी रिपोर्ट। व्हाट्सएप वीडियो ने खोला आशिक पति का राज। वीडियो में पति की शादी की रस्में देखकर पत्नी के उड़े होश। पीड़िता पत्नी अपने बच्चों के साथ पहुंची महिला थाना। पत्नी को धोखे में रखकर आरोपी पति ने की 2 और शादियां। किसी भी माँ बाप का एक सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से करे जो जिंदगी भर उसका ख्याल रख सके। ऐसा ही एक सपना पीड़िता के घर वालों ने अपनी बच्ची के लिए देखा था और इमरान नामक शख्स से उसकी शादी कर दी। लेकिन मोबाइल पर आए व्हाट्सएप वीडियो ने पीड़िता सहित पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। पहले इस वीडियो को देखिए। पीड़िता की मां बताती है कि शादी के कुछ सालों के बाद उसके दामाद की एक करतूत सामने आई जब उन्हें पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और पीड़िता अपने मायके चली आई। लेकिन फिर व्हाट्सएप के जरिए आए वीडियो ने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए, क्योंकि इसमें वो शख्स तीसरी शादी करता हुआ दिखाई देता है। अभी मेरे 2 बच्चे हैं। शादी 2015 में हुई थी। उसके बाद से कुछ दिन के बाद मतलब एक साल के बाद पता चला कि इनका कोई गांव की ही लड़की से अफेयर था जो 2 बच्चे की माँ थी। उसके बाद फिर इनको हम जब बोले पूछें तो मना कर दिए कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये नहीं है। फिर अचानक से यहाँ ला करके रांची में मायके में रखे कि चलो वहाँ जाना है, और आने के बाद यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ वहाँ से सारा प्लान करके लेकर के आए थे, उसको वहाँ भगा लिए थे 2 बच्चे की माँ जो थी। हमने बहुत शौक और माँ से अपनी बेटी का शादी किया था, लेकिन ये धोखा हो गया मेरे साथ में। जब ये बताया कि इसका कुछ ऐसा चक्कर, तो हम लोग बोले नहीं सो वैसा कुछ नहीं है, सो काबल गलत फहमी है। ये हम लोग इसको समझा दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये मत करो, इसका टेंशन मत लो। फिर अभी जो लॉकडाउन हुआ तो उस बीच में फिर तीसरी शादी कर लिया। तीसरी शादी जब किया तो पूरा वीडियो वायरल हो गया। मामले का उद्भेदन होने के बाद पीड़िता अपने बच्चों सहित अपने परिवार के साथ महिला थाने शिकायत करने जा पहुंची, जहां शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और मामले का अनुसंधान शुरू हो गया। 498 का मामला है, ठीक है। इनकी वाइफ ने कंप्लेन किया है, हम लोग मामले को देख रहे हैं, इसमें जांच की जा रही है। अभी जो अक्यूज्ड है उनकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स है वो हम आपको बाद में बताएंगे जैसे जैसे होगा। हाँ, उसने शादी तो की है, बात तो जैसे आई है कि उसमें 2-3 शादी की है, लेकिन इस बात की जाँच की जा रही है। बहरहाल भले ही यह धोखा उस शख्स ने अपनी पहली पत्नी को दिया हो, लेकिन इतना तो साफ है कि उसने अन्य 2 युवतियों की भी जिंदगी खराब कर दी। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है और किसे इंसाफ मिलता है। कैमरामैन नवल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आपराधिक इतिहास रखने वालों की परेशानियां बढ़ने वाली है। राजधानी रांची में अपराध पर नियंत्रण रखने की तैयारी जोरों पर चल रही है, इसलिए ऐसे लोगों की नई लिस्ट तैयार की जा रही है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस में होने वाले तबादलों का असर पुलिसिया कामकाज पर ना पड़े, इसके लिए नए सिरे से थाना स्तर पर गुंडा सूची तैयार की जा रही है। इसमें 14 अलग अलग प्रकार के मामलों में वांछित और कुख्यात अपराधियों के हर आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। इन आंकड़ों का फायदा ये होगा कि जब भी कोई नया पुलिस अधिकारी थाने में पदस्थापित होगा
तो उसे अपराधियों को चिन्हित करने में आसानी होगी। थाना क्षेत्र में 14 प्रकार के जो क्रिमिनल होते हैं या बैड एलिमेंट्स होते हैं, उनका उसमें नाम प्रविष्टि करने का प्रोविज़न होता है, जिसमें कि नशेड़ी एक होता है, उसमें जो कि बराबर कम्युनल विवाद पैदा करते हैं वो भी होता है, उसमें वैसे लोग जो बराबर छेड़खानी या इस तरह महिलाओं से प्रताड़ना करते हैं वैसे भी लोग होते हैं, और उसमें एक वैसे भी होते हैं जो कि नशे का कारोबार करवाते हैं। 14 कैटेगरी में हर संबंधित मामले के आरोपी का नाम, उसकी तस्वीर और उपलब्ध जानकारी के साथ दर्ज की जाएगी। वहीं हत्या, लूट, छिनतई जैसे मामलों में शामिल अपराधियों की अलग से सूची बनेगी। आदतन छोटे मोटे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर एक बार गुंडा सूची में उनका नाम चला गया तो फिर बचना मुश्किल होगा। पिछले कुछ सालों में जितने भी उत्पाद अधिनियम में जितने भी लोग आरोप पत्रित हुए हैं, उन लोगों का नाम हम लोग गुंडा पंजी में एंट्री कर रहे हैं। एक बार एंट्री होने के बाद उनके जितने भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन है और जितने भी सरकारी वो होगा, उसमें उस चीज़ की प्रविष्टि की जाएगी कि इनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज है, और निश्चित रूप से उनका बैड एलिमेंट, बैड कैरेक्टर में नाम अगर होगा तो उनको वो सब जो भी सुविधाएं हैं उनको मिलने में उन्हें परेशानी कहीं ना कहीं। गुंडा सूची में जिनका नाम दर्ज है उनके लिए आचरण प्रमाण पत्र बनवाना, पासपोर्ट बनवाना या अन्य जरूरी दस्तावेज बनवाना मुश्किल काम होगा। ऐसे में उन्हें अपराध से दूरी बनाए रखने की नसीहत मिलनी चाहिए। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ये मुहिम कितनी कारगर होगी, ये जल्द पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन नवल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। किसी भी शहर के विकास का मापदंड 3 चीजों से तय हो सकता है: बिजली, पानी और सड़क। साल 2015 में धनबाद नगर निगम का चुनाव हुआ। चंद्रशेखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल मेयर चुने गए। उनका साथ देने के लिए 55 वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए। इनमें कुछ पहली बार पार्षद चुने गए तो कुछ ने दूसरी पारी शुरू की। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर अग्रवाल के 5 साल के कार्यकाल में धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कितना विकास और कितना बदलाव हुआ। देखिए क्या स्थिति है। 5 साल पहले और 5 साल बाद के धनबाद में फर्क दिख रहा है। कभी सबसे गंदे शहर का तमगा मिला था, अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ भी दरवाजे दरवाजे कचरा संग्रह किया जा रहा है। शहर ODF घोषित है। आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है। अच्छी सड़कों का जाल बिछ गया है। कुल मिलाकर कहें तो जिले की सूरत वक्त के साथ बदल रही है। लेकिन लोगों को यह मलाल जरूर है कि बिजली, पानी, सड़क के क्षेत्र में अभी और सुधार की जरूरत है। लगता है कि आज तक धनबाद में न तो पानी घरों तक पहुंचा है, न ही बिजली परफेक्ट तरीके से रहती है, और सड़कों की दशा आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में सड़कों में सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार नाकाफ़ी है। एक प्लान्ड वे में काम होने की आवश्यकता है। अगर प्लान्ड वे में काम होता तो धनबाद एक महानगर बन सकता है। हर बिंदु पे सारी चीज़ों को करते हुए, सफाई से लेके जो है और जो जितने भी लाइटें हैं, सारी चीज़ें हम लोग करके एक अच्छा स्वरूप पर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद को एक अच्छी दृष्टि से देखें। नगर निगम का रिपोर्ट कार्ड राहत देता है। 5 साल में जिस बदलाव की उम्मीद थी वो पूरी हुई। बेकार बांध, तालाब हो या शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है। हालांकि निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। जलापूर्ति समेत आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले कई चीजों का इंतजाम और बेहतर किया जाना है। विधायक जी रोड का विरोध कर रहे हैं, 4 लेन या 8 लेन जो भी हो। मैंने कहा नहीं, हमारे लिए बैंक मोड़ का फ्लाईओवर, मैंने ये कहा वो भी रोड जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अगर दोनों में चुनना होगा तो हम बैंक मोड़ के फ्लाईओवर को पहले चुनेंगे। हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए था बैंक मोड़ का जाम फ्लाईओवर का। आम जनता धनबाद में सड़क और फ्लाईओवर की मांग वर्षों से कर रही है। जनप्रतिनिधियों के मैनिफेस्टो में ये शामिल भी रहा। 48 वर्षों से रांची भाया धनबाद होते दुमका को जोड़ने के लिए एक ही पुल है जो जर्जर स्थिति में है। इतना ही नहीं, देश को ऊर्जा देने वाली कोयला राजधानी में जाम की समस्या का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। नए भारत में किसी भी शहर में आप अगर चले जाएं तो वहाँ फ्लाईओवरों का जाल बिछा हुआ है। और धनबाद में मेरी उम्र 40 साल हो गई, लेकिन मैंने
कभी भी कोई फ्लाईओवर धनबाद में एक भी फ्लाईओवर बनता हुआ नहीं देखा। ये धनबाद के लिए दुर्भाग्य की चीज है। मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का कहना है कि मटकुरिया से झारखंड मोड़ के बीच फ्लाईओवर और धनबाद बस स्टैंड का निर्माण शुरू न होने का मलाल जरूर है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया जारी है। मोबिलिटी प्लान में बहुत सारे हम लोगों को सजेशन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने दिया था और उसी के मद्देनज़र आरा मोड़ से लेकर के मटकुरिया तक एक फ्लाईओवर की भी संरचना थी। उसका टेंडर हुआ भी था, कुछ कारणों से नहीं हो पाया। अभी भी हम लोग उसमें लगे हुए हैं। रेलवे ने 20 एनओसी के लिए क्वेरी की है। विकास की चमक से काले हीरे का शहर अब और दमक रहा है। कुल मिलाकर कहें तो धनबाद की सूरत और सीरत में बदलाव हुआ है। कई बदलाव नई उम्मीदों को बल दे रहे हैं, तो वहीं कई आशाएं पूरी न होने का मलाल भी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अंकित झा के साथ कुंदन सिंह की रिपोर्ट। 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।